नमस्कार। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एक भी शेयर आप अपने डीमैट अकाउंट में से मत बेचना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कंपनी को लेकर ठोस कारण हैं। वो सब कारण आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इंडिया बुल्स समूह की एक कंपनी थी और जो प्रॉब्लम पूरे समूह में आई तो वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी दिखाई दी। और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने पीछे लोन बांटे थे और जो लोन जिस तरीके से एनपीए हुए कंपनी के लिए, तो उससे निश्चित रूप से कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी बिगड़ी थी। पर अब इंडिया बुल्स 2.0 के अंदर क्या सुधरा है? जो पिछले इतने समय के अंदर कंपनी के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का फ़र्क क्या पड़ा है इस कंपनी के अंदर? और मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ आप इसकी तरफ ध्यान देना। क्यों मुझे ये कंपनी अब ऐसी लगती है, जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिवाइवल हुआ, जिस तरीके से बैंक धीरे 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 ऊपर गया, ये कंपनी भी लगभग उसी राह पर चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरह। आज मैं आपके साथ वो सारे ही पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि जब ही आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। किस तरीके से कंपनी में प्रॉब्लम आई, क्या उसके बाद कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए और उस स्ट्रक्चर चेंजेस होने के क्या रिजल्ट निकले, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी आने वाले समय में क्या टारगेट अचीव कर सकती है। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर सन 2018 के अंदर लगभग 1250 रुपये के हाई पर काम कर रहा था। उस समय कंपनी का शेयर प्राइस टू बुक के हिसाब से बात करें तो लगभग 2.5 के मल्टीपल पे कामकाज करता था, 2.5 से 3 के मल्टीपल पे। और कंपनी अगर देखा जाए तो अपने व्यवसाय के अंदर भारत की प्रमुख 3 कंपनियों में 4 कंपनियों में काउंट होती थी रियल इस्टेट कारोबार के अंदर। और रियल इस्टेट कारोबार को फाइनेंस करने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल्स समूह जो है पूरे भारत में जाना जाता था। पर इस समूह के साथ बड़ी दिक्कतें आ गई जब कंपनी ने अपने लोन्स को गलत तरीके से बांट दिया, या कहिए कि मैनेजमेंट ने कंपनी को ठीक तरीके से नहीं चलाया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कंपनी का शेयर गिरता गिरता 100 रुपये के आसपास आ गया। कहने का मतलब लोगों की 90% वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो गई। अब लेकिन उस गिरावट के बाद या उस जो कंपनी के अंदर घटनाएं घटित हुई, उसके बाद चेंज क्या हुआ? क्या कंपनी में कुछ चेंजेस आए हैं या अब भी कंपनी की स्थिति वही है? अब उसका जवाब सुनिए। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कंपनी के अंदर उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, या आप कह लीजिए कंपनी का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पहले एनबीएफसी की तरह कामकाज कर रही थी। अब लेकिन कंपनी जो है अपने को कंप्लीटली हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड फोकस करने पर जोर दे रही है। कंपनी की इस समय की जो लोन बुक है उसमें लगभग 56% लोन अगर देखा जाए तो इस समय रिटेल लोन्स हैं। रिटेल लोन्स मतलब छोटे छोटे टिकट साइज़ के लोन्स। कंपनी होम लोन भी मॉर्गेज कर होम लोन अब दे रही है, मतलब फुल्ली सिक्योर्ड होकर कंपनी अपने लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। कंपनी एमएसएमई सेक्टर्स को लोन दे रही है, उनको भी रिटेल लोन्स कहते हैं। और वो भी कंपनी के जो लोन साइज़ है बहुत छोटा छोटा है, उसके अंदर भी कंपनी का जो है एनपीए का खतरा धीरे धीरे ना के बराबर होता जा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो स्पेशलिटी बनी वो रिटेल लोन ही बनी। कंपनी रियल इस्टेट कारोबार में भी अब सिर्फ रियल इस्टेट डेवलपर्स को लेकर ही लोन बांट रही है, और वो भी कंपनी के अब लोन बुक के अंदर उसका पोर्शन अब धीरे धीरे काफ़ी कम है। और होलसेल लोन बुक से तो कंपनी धीरे धीरे कंप्लीटली एग्जिट होती जा रही है। जहाँ से कंपनी को मेन पेन आया था उसको धीरे धीरे कंपनी कम करती जा रही है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। आईडीएफसी बैंक जब बिल्कुल स्थिति बैंक की चरमरा गई थी, बैंक का श्रीराम फाइनेंस के साथ भी मर्जर टूट गया था। 2018 की बात है, मैंने उस समय इस बैंक को 35 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था। तो लोग बाग जो इन्वेस्टर थे चीख चीख के इस बैंक के लिए कहते थे कि इसको कोई बैंक को टेक ओवर कर ले या बैंक किसी को टेक ओवर कर ले। उस दौरान जब बैंक को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनाया गया,
कैपिटल फर्स्ट के अंदर विलय किया गया। तो वी वैद्यनाथन जी ने जिस समय उस समय के अंदर जो रिफॉर्म्स करे, आज उन रिफॉर्म्स का नतीजा है कि बैंक पॉजिटिव प्रॉफिट में आ गया। बैंक ने धीरे धीरे अपनी होलसेल जो बुक थी उसको कम करा, रिटेल बुक को बढ़ाया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी जब बैंक के अंदर दोबारा से उसको 2.0 जब शुरू हुआ बैंक के अंदर, तो बैंक ने सबसे पहले अपने होलसेल जो भी लोन थे उनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया, उनको ख़त्म किया, उनका प्रोविज़न किया और रिटेल की फंडिंग बढ़ाई, जिसके कारण बैंक की कुछ सालों के अंदर एसेट क्वालिटी इतनी तेज़ी से बढ़िया तरीके से डेवलप हुई। और जब बाज़ार को वो दिखाई दिया तो बाज़ार ने आज उस शेयर की री रेटिंग भी की, कंपनी की री रेटिंग भी की। अब यही सब चीज़ें मुझे इस कंपनी के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें दिखाई दे रही हैं। कंपनी का जब बोर्ड, एक तरीके से जो कंपनी का मैनेजमेंट था, समीर गहलोत जी, उन्होंने अपने शेयर्स बेचे और कंपनी से एग्जिट होने का प्लान बनाया। बेशक उनके पास कुछ परसेंट कंपनी के शेयर्स हैं, पर वो प्रमोटर के नहीं हैं, प्रमोटर अब कंपनी के नहीं रहे। तो इस कंपनी के अंदर जिस तरीके के मैनेजमेंट को बिठाया गया, उससे ये भी पता लगा कि कंपनी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुए। आपको शायद ना पता हो, इस कंपनी के अगर इस समय हम एमडी की बात करें तो आरबीआई के पूर्व जो डिप्टी गवर्नर रहे हैं वो इस कंपनी को इस समय एक तरीके से चला रहे हैं। और कंपनी की बुक्स लगभग 15 जगह पर ऑडिट हो चुकी हैं। कंपनी के अंदर आरबीआई ने भी कंपनी की बुक्स को पिछले कुछ समय के अंदर चेक कर कर उस चीज़ में, मतलब जितने भी प्रोविजंस हो सकते थे या जितनी भी स्ट्रेस्ड एसेट्स थी उनको फाइंड आउट किया। कहने का मतलब कंपनी के अंदर जितनी भी दिक्कतें थी वो लगभग सब जा चुकी हैं। कंपनी ने 10,000 करोड़ के करीब का अपने लोन बुक में स्ट्रेस्ड एसेट्स को फाइंड आउट किया, और जिसमें कंपनी अब तक 6500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न ले चुकी है, 2500 करोड़ वापस आ चुके हैं। और मैनेजमेंट की माने तो आने वाले एक साल के अंदर कंपनी को लगभग 2500 करोड़ वापस आने की और उम्मीद है। मतलब कंपनी जितना प्रोविज़न ले चुकी है वो उसमें लगभग सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, और आगे जो भी पैसा वापस आएगा उससे कंपनी की वैल्यूएशन ही बढ़ेगी। कंपनी ने जो भी पैसा 2018 के समय पर लिया हुआ था, बाज़ार से जो पैसा उठाया हुआ था, इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी कंपनी ने उस पैसे में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है काफ़ी तेज़ी से बाज़ार के अंदर वापस चुकाया, जिसके कारण ये प्रूफ है कि कंपनी के अंदर जो बैंक पहले कंपनी को सपोर्ट करते थे, या एलआईसी जैसी संस्थाएं पहले जो कंपनी को सपोर्ट करती थी, और या ब्लैकस्टोन जैसे समूह जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, आज वो वैसी ही स्थिति में इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण कंपनी का रिवाइवल भी पॉसिबल हो पाया। और मज़े की बात तो इस कंपनी के अंदर इस समय भी ये है कि कंपनी के पास बुक्स में कैश भी अवेलेबल है। अपने धंधे से हटके भी कंपनी के पास कैश इन हैंड भी इस समय अवेलेबल है। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ जो है उसको भी लेकर चीज़ें बयां करता है। अब जो रिफॉर्म्स कंपनी के अंदर हुए, जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जब सीट से उतरा, दूसरा मैनेजमेंट आया, रिफॉर्म्स हुए, कंपनी के अंदर जो पिछला पैसा था वो वापस आया, प्रोविजंस लिए, इन सब चीज़ों को जो इम्पैक्ट हुआ, कंपनी ने अपनी नीति को बदला, कंपनी ने सेगमेंट में काम करना अलग चेंज करा। तो इन सब चीज़ों का अंतर क्या आया है वो मैं आपको सब बताता हूँ, और ये पॉइंट्स आप इस कंपनी को लेकर रेगुलर फॉलो करना। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी किसी बैंक को देख रहे हैं तो आप इन पॉइंटों को ज़रूर ध्यान रखा करें कंपनी के रिजल्ट में, क्योंकि मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर रेगुलर इन चीज़ों को फॉलो किया, और जब मैंने ये पैरामीटर्स इस कंपनी के अंदर लगाए तो मुझे दिखा कि कंपनी की वाकई में ही एसेट क्वालिटी दिन पे दिन सुधरती जा रही है। सबसे पहला सुधार जो कंपनी के एसेट क्वालिटी में आया है वो है कंपनी का CAR रेशो। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी की एसेट क्वालिटी को बयां कर रहा है। दूसरा, अगर आप कंपनी का NPA और ग्रोस NPA देखें, नेट NPA और ग्रोस NPA को देखें, तो दिन पे दिन NPA और ग्रोस NPA लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने पहले जो भी कुछ NPA हुआ था तो उनका प्रोविज़न ले चुकी है, और नया जो कंपनी का बिजनेस है रिटेल लोन बांटने का, उसके अंदर अब NPA धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट के अंदर NPA बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट, रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर आप कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो वो भी रेशो कंपनी का लगातार इम्प्रूव हो रहा है। ये रेशो आपको हर जगह कंपनी के जब भी किसी क्वार्टर का रिजल्ट आता है उसमें अवेलेबल होते हैं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं कंपनी की आरओई की। कंपनी की आरओई अगर मैनेजमेंट की माने तो आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर आरओई डबल होने वाली है। कहने का मतलब इसमें भी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। फिर एक रेशो इस कंपनी के अंदर मुझे ये भी अच्छा लगा, LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशो, वो भी कंपनी का बहुत अच्छी पोजीशन में है, जिससे ये पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियली हालत किसी भी तरीके से डगमगाई हुई नहीं है। जिस तरीके से कंपनी की फंडेड एसेट्स की जो बुक्स है उसके अंदर रिटेल लोन बुक बड़ी है, उससे क्लियर कट कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कंपनी के धंधे में जो कंपनी को मार्जिन मिलता है। फिर मुझे इस कंपनी के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, कंपनी ने अपनी ब्रांचेज़ का लगातार एक्सपेंशन किया है इस बुरे समय में भी। अब कंपनी की ब्रांचेज़ लगातार बढ़ रही हैं, साथ ही साथ कंपनी का स्टाफ भी बढ़ रहा है, और जिसके कारण कंपनी के पास बिजनेस भी आ रहा है। और जिस तरीके से कंपनी अपनी रीच ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना चाह रही थी, अब कंपनी अपनी प्रेजेंस रूरल एरियाज़ में भी लेकर पहुंच चुकी है, तो जिससे कंपनी को रिटेल लोन बुक बढ़ाने में बड़ी अच्छी मदद मिल रही है। कंपनी के अंदर जिस तरीके से पुराना मैनेजमेंट एग्जिट कर गया है, निश्चित रूप से अब कंपनी के अंदर नया प्रमोटर आएगा और नए नाम के साथ भी आएगा, तो जिससे इस कंपनी की रीब्रांडिंग भी होगी। और ब्लैकस्टोन जैसा समूह जो इतना एक्सपीरियंस समूह है, अगर वो इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि इंडिया बुल्स समूह को बिल्कुल अंदर तक जानते हैं, LIC, और देखा जाए तो बैंक के जो कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, जो फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, उनमें से किसी ने भी कंपनी को लेकर कभी भी कोई किसी भी तरीके का एग्जिट नहीं किया है। अगर देखा जाए तो इस समय एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ना जाने 22-23 डाइशे बैंक, इस तरीके कितने ऐसे बैंक हैं जो कंपनी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। जब इतने बड़े समूह इस कंपनी को इस तरीके से समझ रहे हैं और उन्होंने इस कंपनी के अंदर से अपने को एग्जिट नहीं किया है, इट मीन्स कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें दम था। और जिस तरीके से कंपनी के अंदर चेंजेस हुए, उन चेंजेस रिफॉर्म्स हुए, उनका सीधा सीधा कंपनी के अंदर इम्पैक्ट उनको दिखाई दिया। अगर ब्लैकस्टोन जैसा ग्रुप इस कंपनी का प्रमोटर बन जाता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत कम होगी, क्योंकि ब्लैकस्टोन एक इतना बड़ा समूह है जिनके पास ना तो फंड की कमी है और ना ही उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। तो इस कंपनी में अगर निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग अगर प्रमोटर आ जाए, तो अब इस कंपनी के दिन यहाँ से चेंज होने शुरू हो जाएंगे। वो कंपनी के फिनेंशियल्स बता रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव होगा, तो इट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट भी इम्प्रूव होगा और EPS भी इम्प्रूव होगा। और जिस तरीके से कंपनी को वैल्यूएशंस मिलते थे और सेक्टर में जिस हिसाब से लीडरशिप थी, तो वो मार्केट उसको दोबारा भी री रेटिंग कर सकता है। टाटा मोटर्स के केस में दोबारा री रेटिंग हुई, IDFC फर्स्ट बैंक की दोबारा री रेटिंग हुई। तो जिन लोगों के पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स हैं, वो अपने शेयरों को बेचें नहीं। उनको अब इस कंपनी के अंदर अगर इतने समय बिताया है तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अब जो रिफॉर्म्स के बाद जो कहते हैं ना फल खाने का समय है, वो अब आ रहा है। और वो आज नहीं तो कल आपको इसमें गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि कंपनी ने लगभग सब कुछ फाइनलाइज कर लिया है। तो आप लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से कंपनी के अंदर बैठें, कंपनी आपके प्राइस पर ज़रूर वापस आएगी। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही हायर प्राइस पे कर लिया हुआ है, वो एक बार कंपनी के फिनेंशियल्स को पढ़कर यहाँ पर एवरेजिंग करने की सोचें, क्योंकि उसमें आपको आगे आने वाले समय में प्रॉफिट भी मिल जाएगा और आपका एग्जिट भी हो सकता है। कंपनी की नेटवर्थ अगर देखें तो उस हिसाब से इस समय कंपनी के प्रत्येक शेयर की बुक वैल्यू लगभग 370-390 रुपये के आसपास निकल कर आती है। तो उस हिसाब से कंपनी का शेयर अभी डिस्काउंट पर भी कामकाज कर रहा है। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक को भी प्रॉफिट में आने में 5 साल लगे थे, और इसका तो प्रॉफिट आज भी बरकरार है, और अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने में लगभग 5 साल का समय लगा है। उस 5 साल में ना जाने कितने लोगों ने IDFC फर्स्ट बैंक को बेच दिया, और आज वही लोग बाग IDFC फर्स्ट बैंक को ख़रीदने के लिए भाग रहे हैं। तो आप इन सब बातों को माइंड में रखकर, मस्तिष्क में रखकर ही कोई फ़ैसला लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।